आज के क्लास में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले हैं, जो आपका यूनिट 8 है एटम्स एंड न्यूक्लियाई, उसका चैप्टर नंबर 13। उसका टॉपिक नंबर 1 और 2 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 3 है साइज ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज हम कैसे पता करते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। तो न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, नहीं? और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब वो न्यूट्रल होता है, नहीं? और हम लोग एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, जो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं? मतलब अगर हम न्यूक्लियस का साइज़ को देखें तो न्यूक्लियस के साइज़ या कहें न्यूक्लियस के अंदर कौन-कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, और इस दोनों को ऐड करने पर हमको एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर प्राप्त होता है, नहीं? तो जो वॉल्यूम है वो किस पर डिपेंड करेगा? एटॉमिक मास कहिए या एटॉमिक नंबर, उस पे डिपेंड करेगा, नहीं? तो वही इसका कहना है कि वॉल्यूम ऑफ ए न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का क्या मतलब है? कि अगर एटॉमिक मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। अगर एटॉमिक मास कम हो तो वॉल्यूम भी क्या होगा? कम। तो जो इसका कहना है, इसका स्टेटमेंट, कि जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास के। और वॉल्यूम, न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ आपने 10th में इसको पढ़ा था। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 πr³ और ये प्रोपोर्शनल है इसके एटॉमिक मास के या एटॉमिक वेट के। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 4/3 और पाई, ये दोनों क्या है? कांस्टेंट है। 4/3 भी कांस्टेंट है और पाई का वैल्यू भी फिक्स्ड होता है 22/7, तो ये भी कांस्टेंट है। अगर हम चाहे तो इन दोनों को इग्नोर कर सकते हैं, नहीं? तो r³ प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक मास के। मतलब r³ प्रोपोर्शनल है ए के। अब आपको याद हो कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर कुछ भी इधर हो, मान लीजिए कि ए ही है, अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर रूट डाल देते हैं, स्क्वायर रूट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। इसके अंदर 2 छुपा होता है, नहीं? अब यहाँ पर क्यूब है, यहाँ से क्यूब अगर हम लोग हटाए तो इधर हम लोग क्या करेंगे? इधर हम लोग क्यूबिक रूट डालेंगे। अगर r³ इक्वल टू ए है और r के ऊपर से क्यूब अगर हम लोग हटाते हैं और यहाँ पर अगर हम लोग रूट डालते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक रूट ऑफ ए। और जैसे आप स्क्वायर रूट, एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? x⁻1/2। इसी तरह अगर एक्स सॉरी रूट एक्स को आप लिख सकते हैं x⁻1/2। तो क्यूबिक रूट ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? x⁻1/3, नहीं? तो यहाँ से अगर आप क्यूब हटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा पावर 1/3। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल को हटा के अगर बराबर करना चाहे तो हर बार की तरह यहाँ भी हमको एक कांस्टेंट टर्म लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हम लोग लेते हैं, उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं r0 से। और r0 को आप या तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलिए या फिर इसको हम लोग इंपीरियल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। r0 जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है या फिर उसको हम इंपीरियल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो हर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, या वो एक ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा ही। तो r0 का जो वैल्यू है वो है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये एनसीईआरटी में 1.2 है और कुछ रेफरेंस बुक में 1.1 भी है। तो 1.1 या 1.2 दोनों करेक्ट माना जाएगा। तो जो r0 का वैल्यू है इंपीरियल कांस्टेंट का, वो r0 का वैल्यू कितना है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15। और आप पहले से जान रहे हैं कि -15 को हम लोग क्या बोलते हैं? फेमटो, एफएम, नहीं? तो 10⁻⁻15 के बदले अगर हम लोग चाहे तो एफएम भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में ये आपसे पूछ सकता है, इसका आपका ये फार्मूला भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, या फिर r0 का वैल्यू भी पूछ सकता है। 2 मार्क्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास ज़्यादा, न्यूक्लियस का जो साइज है वो भी ज़्यादा। ये भी इससे भी रिलेट करके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डाल सकता है, नहीं? फिर
जो वैल्यू आता है न्यूक्लियस के रेडियस का, वो न्यूक्लियस का रेडियस होता है R इक्वल टू आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3, जहाँ पर ए है एटॉमिक मास और आर नॉट है इसका कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या इंपीरियल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब ये कोई अलग से हेडिंग नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी कहने से आपके दिमाग में क्या आता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, नहीं? तो इसी तरह न्यूक्लियर डेंसिटी है, ये भी वही होगा न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में, नहीं? इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स वॉल्यूम। जो न्यूक्लियस का टोटल मास है, अगर उसके वॉल्यूम से हम डिवाइड करें तो हमको न्यूक्लियर डेंसिटी मिल जाएगा। तो न्यूक्लियस का डेंसिटी अगर हम देखें, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, नहीं? तो न्यूक्लियस का टोटल मास कहने से क्या सेंस है? न्यूक्लियस का टोटल मास कहने से सेंस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन हैं और जो न्यूट्रॉन हैं, उसकी संख्या को हम मल्टीप्लाई करें। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि एक न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन है, मान लेते हैं। तो 5 जो प्रोटॉन की संख्या है, इसको हम प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो 5 न्यूट्रॉन है, इसको न्यूट्रॉन के मास से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं? तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर जो टोटल मास आएगा, उसको हम लोग न्यूक्लियस का टोटल मास मानेंगे। उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, और वो इक्वल टू टोटल मास को हम लोग लिखे हैं M इंटू ए, जहाँ M कहने का सेंस है एवरेज मास, जहाँ पे M कहने का सेंस है एवरेज मास। एवरेज मास कहने का क्या मतलब हुआ? एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे मान लीजिए कि किसी किसी न्यूक्लियस के अंदर जो टोटल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी के मास को जोड़ के उसके संख्या से डिवाइड कर दीजिए, तो हमको एवरेज मास मिल जाएगा। जैसे 5 प्रोटॉन था, 5 न्यूट्रॉन था, तो 5 प्रोटॉन का मास प्लस 5 न्यूट्रॉन का मास डिवाइडेड बाई 10, इसको अगर हम करें तो हमको एवरेज मास मिल जाएगा। एवरेज मास मिल गया इनटू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहने का क्या सेंस है? एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा एटॉमिक मास है। तो जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है, वो होता है टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। टोटल मास हो जाएगा M इंटू ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस न्यूक्लियस का? 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं? यहाँ पर M इंटू ए में एक आपको हो सकता है कि डाउट आए, यहाँ पर M हमारा क्या है? नम एवरेज मास है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस कहने का क्या मतलब हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल मास को जोड़कर अगर उसकी संख्या से हम डिवाइड करें, तो जो वैल्यू हमको मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एवरेज मास। एवरेज निकालना आप जानते ही हैं, एवरेज मास है। तो टोटल मास को ऐड कर दीजिए, उसकी संख्या से डिवाइड कीजिए, एवरेज मास आ गया, और इनटू एटॉमिक मास को हम डिनोट करते हैं ए से। ठीक, एटॉमिक मास कहने का क्या मतलब? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम। अब चूँकि आप जान रहे हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का, वो R इक्वल टू क्या होता है? आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3। तो हम लोग चाहे तो R के बदले इस वैल्यू को हम लोग डाल सकते हैं। तो हम लोग इस वैल्यू को डालें तो ऊपर है हमारे पास M इंटू ए डिवाइडेड बाई 4/3 पाई, और R के बदले हम लोग डाल रहे हैं आर नॉट इंटू ए टू द पावर 1/3 और इसका होल क्यूब। तो अगर हम ऐसा करें तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो आर नॉट का पावर 3 क्या हो जाएगा? आर नॉट का पावर 3, और यहाँ पर ये तीन आपस में कैंसिल होकर सिर्फ ए बचेगा। जो वैल्यू बचेगा वो होगा ऊपर में एम ए डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब इंटू ए। ए से हमने ए को कैंसिल करवा दिया, तो रो का वैल्यू हमको क्या मिलता है? ऊपर में सिर्फ एम बचेगा, एम डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर नॉट क्यूब। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो इस 3 को घुमा के ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो ऊपर ले जाकर अगर आप इसको लिखना चाहें तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3m बाई 4 पाई आर नॉट क्यूब, नहीं? तो ये जो है हमारा डेंसिटी का वैल्यू है। तो एक बार और इसको अगर आप देखना चाहें तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो जाएगा? टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वहाँ से कैलकुलेट आप करते हैं तो डेंसिटी का वैल्यू आपको मिलता है
रो इक्वल टू 3m/4πr0 का पावर 3, जहाँ पर r0 क्या है, इम्पीरियल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना होता है r0 का, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। नहीं, इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इस फार्मूला में, तो इस फार्मूला में कहीं भी एटॉमिक मास का जिक्र नहीं है, फार्मूला बिना एटॉमिक मास का ही आ गया। नहीं, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि फ्रॉम वेयर वी कैन सी दैट डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एटॉमिक मास। जो डेंसिटी है वो डेंसिटी एटॉमिक मास पर निर्भर नहीं करता है। ये भी ऑब्जेक्टिव का एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सके कि डेंसिटी किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन में एटॉमिक मास दे दे, एटॉमिक मास पर डेंसिटी निर्भर नहीं करता है। फिर है एटॉमिक मास पर डेंसिटी निर्भर नहीं करेगा। तो टॉपिक नंबर फिर है 3.4, मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, इसको केयरफुली समझेंगे। मास एनर्जी, आप लोग पहले से इस इक्वेशन के बारे में जान रहे हैं। आइंस्टीन साहब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम का एक थ्योरी दिए थे, इसके बारे में डिटेल आप आगे की क्लासेज में बीएससी एमएससी में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उनका कहना था कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास है, उस मास को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब मास को उन्होंने एनर्जी का एक फॉर्म बताया था। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम दिस एनर्जी फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब मास एक एनर्जी का रूप है जिसको इस एनर्जी फॉर्म से दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसको रिलेट करते हुए उन्होंने एक थ्योरी दी है, मतलब जो एक फार्मूला डिराइव किए थे वो है E इक्वल टू mc²। और इस फार्मूला को प्रैक्टिकली प्रूफ किया गया है। बहुत सारे पार्टिकल को लाइट के वेलोसिटी से सेंड कर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह को लाइट के वेलोसिटी से सेंड करके उसके मास को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होते हुए ऑब्जर्व किया गया। तो ये प्रैक्टिकली प्रूवन है। तो इसके बारे में बस हमको मास एनर्जी इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा जो आप समझे हैं उसी बात को अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, आइंस्टीन गेव वन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन साहब जो है एक स्पेशल थ्योरी दिए थे जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मास जो है एक एनर्जी का फॉर्म है, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म्स। और मास एक एनर्जी का फॉर्म है जिसको बदला जा सकता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, मतलब एनर्जी के दूसरे रूपों में बदला जा सकता है। फिर है दिस मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन इज गिवन बाय। ये जो मास एनर्जी का इक्विवेलेंट का जो रिलेशन है, इसको इस इक्वेशन की सहायता से दिया जा सकता है, जिस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं E इक्वल टू mc²। बहुत फेमस इक्वेशन है। यहाँ पर m जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाएगा, प्रोजेक्ट किया जाएगा, फेंका जाएगा, उसका मास है, और c लाइट का वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जो फेंकना है वो लाइट के वेलोसिटी से, तब जाके उसका एनर्जी फॉर्म हमको नज़र आएगा। यहाँ पर m क्या है, ऑब्जेक्ट का मास, और v है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये है आइंस्टीन साहब के अनुसार मास एनर्जी स्टेटमेंट, मास एनर्जी से जुड़ा हुआ एक स्टेटमेंट जो इनके अनुसार होता है E इक्वल टू mc²। फिर है उसी का जो सेकेंड पार्ट था हेडिंग का, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, या न्यूक्लियर एनर्जी भी आप बोल सकते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का कहना है कि न्यूक्लियस के अंदर, आप क्या जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। और प्रोटॉन की कितना संख्या होता है? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन का संख्या होता है, 5 10 15 20 50 18, नहीं, इस तरह से कुछ भी प्रोटॉन का संख्या होता है। तो जो प्रोटॉन का संख्या है वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, सबका सब प्रोटॉन, नहीं, तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपेल जो आप पढ़े हैं यूनिट 1 चैप्टर 1 में कूलम्ब्स लॉ, उसके अनुसार पॉजिटिव चार्ज जो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को भगाने का कोशिश करता है, नहीं, बावजूद उसके जो न्यूक्लियस है उसके अंदर का प्रोटॉन एक दूसरे से दूर नहीं जाता है, वो बंधा हुआ होता है। तो इस प्रोटॉन को स्टेबल रखने के लिए, इस प्रोटॉन को भागने से रोकने के लिए जिस एनर्जी का ज़रूरत होता है,
इसको बांधने के लिए, इसको बाइंड करने के लिए जिस एनर्जी का ज़रूरत होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसी बात को आप डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। द एनर्जी विथ विच न्यूक्लियस आर बाउंडेड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन्स आर बाउंडेड इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। मतलब वैसा एनर्जी जिसके द्वारा न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कहने का क्या मतलब हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। जिस एनर्जी के द्वारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मतलब न्यूक्लियंस न्यूक्लियस के अंदर बंधे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होता है इसका मेन कारण क्या है, इसका मेन कारण है मास डिफेक्ट। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। द मेन रीजन, जो प्रमुख कारण है ऑफ बाइंडिंग एनर्जी का इज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट जो है ये मेन कारण है। मास डिफेक्ट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ एक्चुअल मास एंड एक्सपेरिमेंटल मास। मान लीजिए किसी एक एलिमेंट का आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका मास वो कुछ अलग आ जाए और जो इसका एक्चुअल मास होना चाहिए था वो आपको पता है कि इतना होना चाहिए। मान लीजिए इसका एक्चुअल मास कुछ भी 10 20 50 100 कुछ भी जो आप होना चाहिए वो आपको पता है, लेकिन आप जो करते हैं तो उतना ना आके कुछ, जैसे मान लीजिए 50 आना चाहिए तो 50 नहीं आके हो सकता है आपका 47.9 आ जाए, इस तरह से कुछ अलग आ जाए नहीं। तो जो एक्चुअल है 50 और जो आपका आ रहा है एक्सपेरिमेंटल, उस दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। और इस मास डिफेक्ट के कारण ही न्यूक्लियस में इनस्टेबिलिटी आता है और यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी हमारा डेवलप होता है। तो मान लेते हैं कंसीडर एन एलिमेंट एक्स, मान लीजिए एक एलिमेंट एक्स है और एलिमेंट के नीचे लगा जो होता है जेड, इसको आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो होता है ए इसको आप बोलते हैं एटॉमिक मास। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है नहीं, और मान लीजिए कि एम जो है वो एम एक्सपेरिमेंटल मास है एलिमेंट का। एक्सपेरिमेंटल मास कहने का क्या सेंस है कि जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा मास पता किया गया वो मास है, ठीक है। फिर एम पी मास ऑफ प्रोटॉन और एम एन मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो एक्चुअल मास है, जो मास, एक्चुअल कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, एक्चुअल कहने का सेंस है जो उसका है ओरिजिनल रूप में, नहीं ओरिजिनल मास भी आप बोल सकते हैं। जो एक्चुअल मास है वो हम कैसे पता करेंगे, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन था, तो एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन का संख्या है वो हो गया जेड। तो मान लीजिए प्रोटॉन का संख्या में प्रोटॉन के मास से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो वैल्यू आया वो हो गया हमारा प्रोटॉन का मास। अब एटॉमिक मास बराबर क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं तो सॉरी, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं। तो मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करें तो प्रोटॉन का मास मिल गया। फिर न्यूट्रॉन का मास पता करने के लिए हम क्या, न्यूट्रॉन का संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो सीधे न्यूट्रॉन का संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, और नहीं तो आप जानते हैं कि एटॉमिक मास बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। इसमें से घटाएंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वो किसका होगा, वो न्यूट्रॉन का संख्या होगा। तो न्यूट्रॉन की संख्या को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या को मल्टीप्लाई किए हैं मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा उसको अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा एक्चुअल मास, जो ओरिजिनल मास होना चाहिए वो है, नहीं। फिर है मास डिफेक्ट, आप ऊपर देखे ही हैं। मास डिफेक्ट को हम मान लेते हैं कि डेल्टा एम, थोड़ा मोड़ा अंतर आएगा, एक्चुअल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। तो एक्चुअल मास क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा एक्चुअल मास हो जाएगा। इसमें से हम घटा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मास को। एक्सपेरिमेंटल मास मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट करके मास का वैल्यू पता किए हैं वो, उसको हम लोग घटा रहे हैं, ठीक। फिर है नाउ दिस मास इज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी। अब ये जो मास है, इस मास को, ये जो मास है इस मास को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हमको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आइंस्टीन साहब के अनुसार हम लोग जानते हैं जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, एम सी स्क्वायर। तो मास है हमारा डेल्टा एम
और इंटू C²। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, जो डेल्टा एम है मास डिफेक्ट, इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है जेड इंटू एम पी प्लस या माइनस जेड इंटू एम एन और माइनस एम एन। डेल्टा एम का वैल्यू हमारा इतना है माइनस एम एन, ये टोटल वैल्यू हो गया डेल्टा एम का, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है C²। ये जो वैल्यू है ये हो गया हमारा बाइंडिंग एनर्जी। तो जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें से घटा दिया जाएगा जो एक्सपेरिमेंटल मास है उसको, और जो वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है C² से। ठीक। अब बाइंडिंग एनर्जी का जो वैल्यू है वो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना हो तो क्या होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये हमारा क्या है, ये जो टोटल वैल्यू है ये है डेल्टा एम। ये पूरा नहीं लिखे, हम लोग डेल्टा एम ही लिख ले रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो अगर हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप पढ़े हैं ऑलरेडी क्लास में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लिखना चाहें तो जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी है इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा 931 डिवाइडेड बाई C² से। मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी है इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 931 डिवाइडेड बाई C² से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ C² से C² कैंसिल हो जाएगा, और जो बाइंडिंग एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो कितना आ जाएगा, जो हमारा चेंज इन मास है वो इंटू 931। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स हमको पता करना है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कितना होता है। न्यूक्लियॉन्स कहने का क्या मतलब, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक मास, नहीं एटॉमिक मास या मास नंबर भी उसको बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर हमको पता करना हो, जिसको हम शॉर्ट में EBN से डिनोट करते हैं, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी जिसको हम EB से डिनोट करते हैं, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। टोटल बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियंस करने का क्या मतलब, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम जिसको हम A से डिनोट करते हैं, नहीं, अगर इससे हम डिवाइड करें टोटल बाइंडिंग एनर्जी को, अगर हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड करें तो हमको क्या मिलता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल जाएगा। नहीं, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देकर समझिएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन कर्व, इसको ध्यान से समझना है। इधर वाई एक्सिस में हम लोग ले लिए हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इधर हम लोग एक्स एक्सिस में ले लिए हैं मास नंबर ए, मास नंबर ए। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट का नाम लिया गया है, टोटल एलिमेंट का नाम नहीं लिया जा सकता, कुछ एलिमेंट का नाम, जैसे आप ये स्ट्रेट लाइन टाइप देख रहे होंगे, थोड़ा सा बेंड है। सबसे नीचे कौन है, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, उससे ऊपर है एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2 मास नंबर 3। इसी तरह से ऊपर और भी एलिमेंट को कुछ दिखाया गया, यहाँ पर हीलियम 4, यहाँ पर लिथियम 6, यहाँ पर कार्बन C12, यहाँ पर नाइट्रोजन 14, यहाँ पर ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 हो, और यहाँ पर ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 18 हो। और यहाँ पर सबसे ऊपर इस ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो टॉप पर कौन है, फेरम, नहीं, और फिर यहाँ से घटते हुए कहाँ पे आ गया, यूरेनियम के पास आ गया, यूरेनियम 235 238। तो ये कर्व से आप क्या ऑब्जर्व किए इसको पहले समझते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी कहने का क्या मतलब, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाला जो एनर्जी है वो किसका कितना ज़्यादा या कम है। तो इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो इस ग्राफ में सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे हाइड्रोजन है, मतलब सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी किसका होगा, हाइड्रोजन का। मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो बॉन्डिंग है वो सबसे कमज़ोर है। उससे बेहतर किसका है, हीलियम का, और हीलियम से कम बेहतर है लिथियम का, नहीं, और लिथियम से ज़्यादा बेहतर है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन से ज़्यादा बेहतर है कार्बन का, और कार्बन से ज़्यादा बेहतर है ऑक्सीजन का। देखिए अब ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक मास जिसका 16 होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, और वैसा ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 18 होगा वो थोड़ा कम बेहतर होगा, मतलब उसका बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा सा कम होगा। और सबसे बेहतर बाइंडिंग एनर्जी है फेरम का, जिसका एटॉमिक मास होता है 56, नहीं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये है, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज
हैविंग मोर बाइंडिंग एनर्जी, इसमें से किसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे बेहतर है? तो सबसे बेहतर बाइंडिंग एनर्जी किसका है? फेरम का। और सबसे कमज़ोर बाइंडिंग एनर्जी किसका है? हाइड्रोजन का। उसमें हो सकता है हाइड्रोजन का नाम ना भी दे, हो सकता है हीलियम, लिथियम वगैरह कुछ दे दे। याद रखना है सीक्वेंस में, कुछ 4-5 नाम को याद रखना है, ज़्यादा नहीं याद रखना है। कि सबसे कमज़ोर होता है हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसके बाद हीलियम, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन 18, उसके बाद ऑक्सीजन 16। ये थोड़ा-सा बेसिक कुछ है जिसको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा एटॉमिक एटॉमिक बोल रहे हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर होता है बाइंडिंग एनर्जी किसका? फेरम का। और इससे जुड़ा हुआ कुछ और बातों को हम लोग जो नीचे लिखे हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी कर्व वी कैन ऑब्जर्व, जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है इससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? फर्स्ट, द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, 2 और 3 है इज लेस, सो दे आर लेस स्टेबल। आप पहला जो ऑब्जर्वेशन है आपका कि जो बाइंडिंग एनर्जी है किसका? हाइड्रोजन का, वो बाइंडिंग एनर्जी कमज़ोर है। मतलब चूँकि ये आप देखेंगे तो ग्राफ में ये सबसे निचले पायदान पे है, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी कमज़ोर है, इसलिए इसको माना जाएगा कि ये लेस स्टेबल है। ये सबसे कम स्टेबल है। कौन सबसे कम स्टेबल है? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1, 2 या 3 हो, इसी सीक्वेंस में वो आगे बढ़ते रहे। ठीक है। फिर है दूसरा पॉइंट, फॉर द मास नंबर 2 to 20, द peak elements like 2He4, 6, C612, oxygen 16 are more stable than their neighborhood nuclei। ये जो न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है अपने पड़ोस के न्यूक्लियस से, जो आप ग्राफ में देखे हैं। जैसे मान लीजिए ग्राफ में आप देखे हैं कि जैसे जो लिथियम है इसकी तुलना में हीलियम का न्यूक्लियाई ज़्यादा बेहतर है, नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन का न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल है, ऑक्सीजन 18 की तुलना में ऑक्सीजन 16 का न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल है। नहीं, तो वही चीज़ सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कि जिसका पीक, मतलब जिसका टॉप जो है ऊपर है, वो ज़्यादा स्टेबल है, नहीं? अपने पड़ोसी की तुलना में, मतलब जिसका पीक नीचे है उसकी तुलना में। फिर है आफ्टर दैट फॉर ए वाइड रेंज ऑफ 30 टू 120, जब एटॉमिक, अभी तक हम लोग कहाँ देखे थे? एटॉमिक मास 20 तक। अब एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट जो है 30 से 120 के बीच में हो, तो 30 से 120 के बीच में जब एटॉमिक मास होगा, तो उसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियस 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसको आपको याद कर लेना है, ये ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए। मतलब 30 से 120 के बीच में नाइन मास, कितना मास नंबर का डिफरेंस है? 90 का। तो कहना है कि जो वाइड रेंज है 30 से लेकर 120 के लिए, यहाँ का जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है, मतलब वैसे कुछ ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक मास 30 से कहाँ तक हो? 120 तक हो, तो इसका अगर बाइंडिंग एनर्जी बात किया जाए इसके न्यूक्लियस का, तो वो होता है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि द मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इज द ऑफ फेरम, जिसका एटॉमिक मास है 56, और वो कितना है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है फेरम का, जिसका एटॉमिक मास कितना है? सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी कितना है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी है, इससे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसी का भी नहीं हो सकता है, नहीं है, किसी का भी बाइंडिंग एनर्जी इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। फिर इसमें ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं, एज मास नंबर इंक्रीजेज। अब मास नंबर कहाँ से? 120 से जब ज़्यादा बढ़ेगा तब क्या होगा? एज मास नंबर इंक्रीजेज टिल यूरेनियम 238, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज एंड रीचेस टू 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप ग्राफ को भी देखेंगे तो ग्राफ से भी आपको पता चलता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो फिर हम के बाद घटने लगता है, और घटते 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 जब यूरेनियम का पहुँचता है, तो बाइंडिंग एनर्जी लगातार घट रहा होता है। बाइंडिंग एनर्जी लगातार घट रहा होता है, जिस घटते हुए बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो घटते हुए पहुंचता है वो बाइंडिंग एनर्जी मिनिमम होता है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ, ये उम्मीद है तीनों चीज़ को आप समझ रहे हैं इस ग्राफ की सहायता से।
पहला हम लोग समझें कि हाइड्रोजन का जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होता है। फिर उसका दूसरा हम लोग समझे हैं कि जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ग्राफ में जो जो पीक की तरफ है, ऊपर की तरफ है, उसका स्टेबिलिटी बेहतर रहेगा जो नीचे है उसकी तुलना में। फिर है 30 से 120 के बीच, 120 जब एटॉमिक मास रहेगा 30 से 120 के बीच, तो इसका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी रहेगा 8.5। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रहेगा फेरम के लिए, जिसका एटॉमिक मास है 56, और इसका मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी कितना है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर है एज मास जब मास नंबर फेरम के बाद जब आगे बढ़ेगा, 120 के बाद जब आगे बढ़ेगा मास नंबर, तो उस कंडीशन में बाइंडिंग एनर्जी घटता है और घटते हुए कितना पहुंच जाता है 7.6। इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी है उसका क्या प्रभाव होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ देखने को मिलता है, एक कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और दूसरा न्यूक्लियर फिजन होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी per nucleon curve, we can understand that which element undergo fission and fusion। ये जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है, इसको आप देख के ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट न्यूक्लियर फिजन में जा रहा है और कौन सा एलिमेंट न्यूक्लियर फ्यूजन में जा रहा है। यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ ऐसा एटम होता है जिसका न्यूक्लियाई लाइटर होता है, और कुछ एलिमेंट ऐसा होता है जिसका न्यूक्लियाई हेवी होता है। तो जो लाइटर वाला अगर कंबाइन करेगा तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, और अगर हेवी वाला अगर ब्रेक होगा तो उसको हम लोग फिजन बोलेंगे। इसको हम लोग देखते हैं। फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन कर्व, उससे हमको क्या पता चलता है कि या तो एलिमेंट में न्यूक्लियर फिजन हो रहा है या फिर फ्यूजन हो रहा है। जैसे 1H2 और 1H2, मतलब हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास अगर 2 है, इसको हम कंबाइन करें, उसको कंबाइन करने से हमको हीलियम मिलता है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है और एटॉमिक मास 4 है। और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, मतलब जब दो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होकर जब हेवी न्यूक्लियाई बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी निकलता है। इसी चीज़ को न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग लिखे हैं, कंबाइन द लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियाई। जो लाइटर न्यूक्लियाई है, हल्का न्यूक्लियाई है, इसको कंबाइन करके हम लोग हेवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं, एंड रिलीजेज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब ये कंबाइन होता है लाइट न्यूक्लियाई हेवी न्यूक्लियाई बनने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है। फिर है यूरेनियम विल स्प्लिट इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। यूरेनियम जो है वो स्प्लिट होगा किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में। यूरेनियम जिसका एटॉमिक मास कितना था 235 या फिर 238, वो ब्रेक होता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेरियम या फिर क्रिप्टॉन में, विथ रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब वो ब्रेक होता है यूरेनियम, बेरियम या फिर क्रिप्टॉन में, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है। तो आप सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, जो बाइंडिंग एनर्जी है इसका क्या सिग्निफिकेंस, मतलब इसका क्या प्रभाव हमको पता चलता है कि न्यूक्लियर फिजन होगा या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। अगर दो लाइटर एलिमेंट अगर कंबाइन होंगे हेवियर हेवियर न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। और अगर एक हेवियर, जैसे यूरेनियम, अगर एक हेवियर न्यूक्लियर ब्रेक होता है लाइटर एलिमेंट जैसे बेरियम या फिर क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होने के लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर फिजन। दोनों प्रोसेस में काफ़ी एनर्जी रिलीज होता है। उसके बाद है न्यूक्लियर फोर्स। सिंपल चीज़ है, आप इसके बारे में पहले से भी जान रहे हैं। हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि यूनिवर्स में 4 ऐसा फोर्स है जो ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसको कोई लगाता नहीं है, वो अपने आप लग रहा होता नहीं, इसको हम लोग नेचुरल फोर्सेज भी बोलते हैं। उसी में एक है न्यूक्लियर फोर्स जो हम लोग पढ़े थे। 4 फोर्स, पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा था वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फोर्थ था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वही न्यूक्लियर फोर्स का सेंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से है। नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आप क्या जाने थे, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो जो, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं, वो जो कंबाइन होता है, जो एक दूसरे से बंधा होता है, वो एक फोर्स के कारण बंधा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, या फिर सीधा न्यूक्लियर फोर्स भी बोल सकते हैं। नहीं, देखते हैं। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर।
जो न्यूक्लियर फ़ोर्स है वो ब्रह्मांड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ़ोर्स है। इसके बारे में हम लोग उसमें उस समय जो कंपैरिज़न है उसको भी देखे थे, उसको भी हम लोग आज भी देखेंगे। फिर है व्हिच एक्ट्स ऑन न्यूक्लियस व्हिच एक्ट्स ऑन न्यूक्लियंस ऑफ ए न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स के ऊपर लग रहा होता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर लग रहा होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम बीइंग बल्क ऑफ सेम पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन रिपेलिंग ईच अदर, न्यूक्लियस इज स्टेबल। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो सेम चार्ज का है, मतलब पॉजिटिव चार्ज का है, और एक दूसरे को रिपेल भी कर रहा है, इसके बावजूद भी न्यूक्लियस स्टेबल है। नहीं, मतलब न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हो रहा है। ये किसके कारण? न्यूक्लियर फोर्स के कारण। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी है कि यह चार्ज पर निर्भर नहीं करता है कि चार्ज पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि न्यूट्रल है। अगर ऐसा होता कि पॉजिटिव चार्ज के ही बीच लगता तो इसके अंदर तो न्यूट्रॉन भी है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, नहीं। तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो नेचर पर डिपेंड नहीं करता कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है कि न्यूट्रल है। फिर है इट इज़ ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, मजबूत फोर्स है। दे आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेज। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है बहुत छोटा शॉर्ट रेंज का फोर्स है। कहने का क्या मतलब है? चूँकि न्यूक्लियस का रेडियस होता है 10⁻⁻15 मीटर नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा डिस्टेंस हो गया। आप लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ को याद करेंगे तो वहाँ पर आप देखे थे कि अगर 2 चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर 10⁻⁻15 मीटर से कम हो, तो दोनों चार्ज के बीच में फ़ोर्स एग्ज़िस्ट नहीं करेगा। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स नहीं लगा सकता है। ये लिमिटेशन था कूलम्ब्स लॉ का। मतलब ये इससे मतलब 10⁻⁻15 मीटर काफ़ी ज़्यादा छोटा डिस्टेंस हो गया। इसलिए इसके अंदर का जो प्रोटॉन है वो एक दूसरे को फ़ोर्स लगा ही नहीं सकता कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, नहीं। उम्मीद है आपको याद होगा। फिर है इट डज़ नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहने का क्या मतलब है? जो हम लोग देखे थे फोर्स का फॉर्मूला कई कंडीशन में 1/4πε0 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 1/r स्क्वायर होता है, नहीं। जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। कहने का क्या मतलब था? अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, तो ऐसा नहीं है कि इस दोनों के बीच ज़्यादा फोर्स होगा और इसके बीच कम फोर्स लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, चूँकि इसका साइज़ ही इतना छोटा होता है कि सबके पास लगभग इक्वल ही फोर्स लग रहा होता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आप याद रखेंगे। इसको हम लोग 11th में भी पढ़े थे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये सब का जो रेशियो है वो इस तरह से है। अगर मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना होगा? 10⁻25। सोच लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स 1 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा? 10⁻36। और 10⁻36 से 100 गुना ज़्यादा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। और ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में ये कितना ज़्यादा प्रभावशाली है? 10⁻38 टाइम्स ज़्यादा प्रभावशाली है, नहीं। इस रिलेशन को आपको याद रखना है। फिर है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के बारे में शायद आप पहले भी पढ़े हों नीचे की क्लासेज में 9-10 में। जो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रेडियो एक्टिव सबस्टांस या कहिए रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स या रेज निकलता है। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव सबस्टांस, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडियो एक्टिव सबस्टांस से रेडिएशन निकलता है। उस इस प्रोसेस को, जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस से जो रेडिएशन निकलता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। फिर है द रेडियो एक्टिव सबस्टांस इन विच न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल, मतलब रेडियो एक्टिव सबस्टांस जिसमें न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि रेडियो एक्टिव सबस्टांस किसको बोलते हैं? रेडियो एक्टिव सबस्टांस वैसा सबस्टांस होता है जिसके अंदर का न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है कहने का क्या मतलब है? न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या अगर वो सेम है तो न्यूक्लियस स्टेबल है, और सेम नहीं है तो न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है। तो क्या वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो जाएगा? कंडीशन है इसमें।
अगर एटॉमिक मास 80 से कम हो, अगर एटॉमिक मास 80 से कम हो, तो उस कंडीशन में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग भी है तो भी न्यूक्लियस स्टेबल होगा। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या अगर सेम नहीं है, एटॉमिक मास 80 से कम है, तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। लेकिन जब एटॉमिक मास 80 से ज़्यादा हो, एटॉमिक मास 80 से ज़्यादा हो और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या अलग अलग हो, सेम नहीं हो, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होगा। और वैसे सबस्टांस को, वैसे एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे रेडियो एक्टिव सबस्टांस। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिखें, रेडियो एक्टिव सबस्टांस इन विच न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल। रेडियो एक्टिव सबस्टांस उसको बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है। मीन्स कहने का क्या मतलब है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिस्टेक से हो गया है, यहाँ पर आप न्यूट्रॉन लिख लेंगे। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो बराबर नहीं है किसके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। बट एटॉमिक मास ऑफ सच सबस्टांस शुड बी मोर देन 80। लेकिन वैसे सबस्टांस जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर नहीं है, उसका मास 80 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मास नंबर 80 से ज़्यादा नहीं होगा तो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। फिर है, फॉर द सबस्टांस हैविंग एटॉमिक मास लेस देन 80 एंड प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आर नॉट इक्वल। अगर एटॉमिक मास जो है 80 से कम हो और प्रोटॉन, यहाँ पर टी छूट गया है, प्रोटॉन्स का स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, PROTONS, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट इक्वल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होगा और एटॉमिक मास 80 से कम होगा तो भी ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस नहीं होगा। मतलब अगर एटॉमिक मास 80 से कम, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का संख्या बराबर रहे या नहीं रहे, ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और एटॉमिक मास 80 से ज़्यादा और प्रोटॉन का संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं और न्यूक्लियस स्टेबल नहीं, मतलब रेडियो एक्टिव सबस्टांस। हम एक रेडियो एक्टिव, अब इससे रिलेटेड टाइप्स ऑफ रेडिएशन को देखने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि रेडिएशन कितना तरह का होता है। सबसे पहले हम लोग एक कैविटी लिए, कैविटी कहने का मतलब होल, छिद्र, जो भी बोलिए, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस लिए। रेडियो एक्टिव सबस्टांस को ये देखा गया, इसमें से 3 तरह का रेज निकलता है। एक रेज, यहाँ पे हम लोग 2 प्लेट रखे हैं, एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज, और सामने वाले प्लेट के पास कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से देखा गया कि कुछ रेज निकल रहा है जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है और कुछ रेज निकल रहा है जो निगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। कुछ ऐसा रेज है जो कहीं नहीं जा रहा है, सीधा स्ट्रेट चला जा रहा है। तो इस कंडीशन में वैसा चार्ज जो पॉजिटिव, वैसा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ गया, उसको, उसका नाम रख दिया गया बीटा। और वैसा पार्टिकल या वैसा रे जो निगेटिव चार्ज की तरफ चला गया, उसका नाम रख दिया गया अल्फ़ा। और जो कहीं नहीं गया उसका नाम रख दिया गया गामा। जो स्ट्रेट चला गया उसका नाम रख दिया गया गामा, गामा रेस। यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ कौन जाएगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ कौन जाएगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। और जो कहीं नहीं गया, दोनों तरफ सीधा चला गया, गामा, उसके पास कोई चार्ज होगा क्या, नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। नहीं, इसी बात को हम लोग अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखे हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हम लोग एक कैविटी में डालते हैं, जहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एक नेगेटिव चार्ज की तरफ और एक बिना मुड़े हुए सीधा चला जाता है। नहीं, इस पार्टिकल, इस जो बात हम लोग समझे हैं वही बात हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट सम रेडिएशंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेम्ड अल्फा पार्टिकल। कुछ पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, कुछ नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और कुछ बिना मुड़े हुए चला जाता है। नहीं, तो जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग नाम दे दिए हैं बीटा पार्टिकल। जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, नेम्ड यहाँ पर बीटा थोड़ा सा करना है, बीटा पार्टिकल। जो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज की तरफ, वो होता है अल्फ़ा पार्टिकल। और जो कहीं नहीं मुड़ता है, सीधा चला जाता है, वो होता है हमारा गामा पार्टिकल। ठीक है, ये 2 सुधार आपको करना है। जो नेम्ड यहाँ पर जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज वाला बीटा पार्टिकल हो जाएगा, और जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, वो अल्फ़ा पार्टिकल। और गामा बिना मुड़े हुए चला जाएगा सीधा। मीन्स alpha particle is positively charged, beta particle is negatively charged and gamma particle does not have any charge। तो
यहाँ जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिविटी किसको बोलेंगे? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन निकलता है, उसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो निकलता है वो उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर अगर हम प्लेट रखें, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक नेगेटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो रेडिएशन जाता है, जो पार्टिकल जाता है, उसको बीटा पार्टिकल बोलते हैं। माना जाए कि बीटा के पास नेगेटिव था इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ गया है, और अल्फा पार्टिकल के पास पॉजिटिव था इसलिए वो नेगेटिव की तरफ गया है, और गामा के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछता भी है कि अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल, नॉन ऑफ, जिस तरह से करके। तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज होता है, और गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता है। तो हम लोग रहने देते हैं इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।